हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी सी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 फरवरी 2023 का सीटेट का पेपर, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए 30 क्वेश्चनों का, जो कि आपके 30 फरवरी 2023 वाले सीटेट में पूछा गया है प्राइमरी लेवल के में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आपको बता दें कि आपके अपने चैनल अर्श इंस्टीट्यूट में क्लासेस चल रही हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ईवीएस की, हिंदी की और संस्कृत की और सीडीपी की, तो उसको भी जाके देखना ना भूलें। चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो का आप लाभ ले सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सीटेट का प्रीवियस पेपर, जो इस बार होकर चुका है आपका 3 फरवरी 2023 को। इसमें हमने जो कलेक्शन किया हुआ है उसका है आपका पर्यावरण का 30वां क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। ये पेपर जो आपका था सीटेट का, जो प्राइमरी लेवल का था, जिसके हम आज आपको क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। देखिए, कोई भी परीक्षा हो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस का पेपर को भी हल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस के पेपर को हल करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ ये होती है ना, प्रीवियस के पेपर हल करने पर आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट का थोड़ा सा बहुत सा अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप तैयारी के साथ साथ प्रीवियस के सारे पेपर जितने हैं होके चुके हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो वो होते हैं आपके प्रीवियस के, वो हल कर लीजिए। हल करने से आपको बहुत अच्छी से तैयारी भी हो जाती है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, आपके पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए सीटेट के 30 क्वेश्चन, जो कि आपके 3 फरवरी 2023 को पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला देखिए निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही एवं उपयुक्त विकल्प को चुनिए। क्या करना है आपको, 4 विकल्प दिए होंगे नॉर्मल से आपके पास, और उसमें से आपको सही विकल्प चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर घंटा पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी पूछी है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय है आपका 19 घंटे 15 मिनट। ठीक है, जो कि 16:50 पर चली है और 26 नवंबर को 12:05 पर पहुंची है। तो यहाँ पर आपकी जो है रेलगाड़ी में यात्रा में समय लग गया आपका 19 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल यहाँ पर बताई गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय भी हो गया, औसत चाल भी हो गई। रेलगाड़ी द्वारा कुल की गई दूरी कितनी है, दूरी आपको मालूम करनी है ना। दूरी तो पूछिए, दूरी ही आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपका टाइमिंग है 19 घंटे 15 मिनट को आपको 80 से गुणा कर देनी है। ठीक है, तो जब आप 80 से 19.15 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1532, यानी कि 1532। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1532 किलोमीटर दूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया है, तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। ऑप्शन है आपके, इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, या पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, अगर आप पार्क में हैं और भूकंप आ जाता है तो क्या करना चाहिए आपको। देखिए, भूकंप आने पर अपनी सुरक्षा के लिए इमारतों से दूर खुले में रहना चाहिए। भूकंप के कारण इमारतों के गिरने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए इमारतों से दूर रहना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 1, इमारतों से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नीला, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। यही निम्नलिखित में से किसमें जो है, जो हल्दी से मिश्रित, नील मिश्रित या चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके मधुबनी में, बरली में, कलमकारी में या फुलकारी में। आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सी ऐसी कला है जिसमें इन चीज़ों का प्रयोग होता है, कलरों का, ऐसे कलरों का प्रयोग होता है। राइट आंसर बताना है आपको। ये सीटेट 2023 में आपका आ चुका है, फरवरी 2023 में पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारे ही फरवरी 2023 के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर देना है।
कौन सी ऐसी कला है जिसमें जो है इन कलरों का प्रयोग किया जाता है? नील का, हल्दी का, मिश्रित पुष्पों के वर्णों का, पेड़ों की छाल से मिश्रित या चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करी जाती है। देखिए जैसे नील है, हल्दी है, मिश्रित और पुष्पों के वर्ण है, पेड़ों की छाल है, मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट है, यह चित्रकला है। ये जो है मधुबनी कला में जो है निहित है। मधुबनी कला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सरहसा, मुजफ्फरपुर तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 1 मधुबनी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि समान भाग से किन चीजों को प्राप्त किया गया है, आपको वह बताना है। ऑप्शन है आपके नंबर 1 सेब, गन्ना, अदरक और गाजर। दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना या गेहूं। तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। या चौथा है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि पौधे के समान भाग से प्राप्त किया हुआ है, यानी कि एक ही भाग से प्राप्त की हुई हैं सारी चीजें। कौन सी हैं? देखिए सेब, गन्ना, अदरक और गाजर। यहां पर अगर आप देखते हैं सेब फल हो गया, गन्ना तना हो गया, अदरक जड़ हो गई, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं क्योंकि एक समान भाग से नहीं है। फिर आ जाता है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। आलू जड़ हो गया, पालक पत्ता हो गया, ठीक है। पत्ता गोभी पालक हो गया, पत्ता गोभी पत्ता हो गया। फिर अगर सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। अदरक जड़ हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपका हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं। ये हरी मटर, चना, जीरा और गेहूं आदि पौधे को समान भाग से प्राप्त होते हैं। ये चारों द्विबीजी पत्र होते हैं जिनका खाद्य के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, ठीक है। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको चारों लाइनें क्रम से लगानी है। ABCD दी हुई हैं ये चारों लाइनें आपको क्रम से लगानी है कि किस कारण से नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। पहला है नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। दूसरा है जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और D है जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं, ठीक है। इसको आपको सही से लगाना है। सबसे पहले आ जाता है आपका पहले नंबर पे आ जाएगा आपका जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े गए हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नदी के जल की गंध, ठीक है। जब अधिकता से छोड़े जाएंगे तब क्या होगा, गंध होगी, अम्लता और रंग प्रभावित होंगे, है ना। और फिर जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकेगा। जब गंदा हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसमें अम्लता आ जाएगी, तो क्या होगा, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकेगा और सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए नदी जो है मृत हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाता है D, A, B और C। D, A, B और C। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाता है, आपका तीसरा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, या चावल, गेहूं, ओट्स, या तीसरा आलू, गुलाब, गन्ना, या चौथा गेहूं, गन्ना, चावल। राइट आंसर आपको देना है कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। देखिए जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं। इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चावल, गेहूं तथा ओट्स आदि पौधों को प्रवर्धन बीज द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चावल, गेहूं और ओट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से PV सिंधु संबंध रखती है? ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से PV सिंधु संबंध रखती है? ऑप्शन है इडली, चटनी, सावर, सांभर, या फिर रोटी, दाल, सब्जी, आलू का पराठा। तीसरा रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी। चौथा है फिश करी, मछली करी, टेपियोका और चावल। देखिए कितने अच्छे चना, इडली, चटनी, सावर। मैं तो इडली चटनी सुन के मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। बताइए राइट आंसर कौन सा है जिससे PV सिंधु संबंध रखती है? देखो PV सिंधु जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस राज्य का मुख्य भोजन जो है इडली, चटनी, सावर और इडली, चटनी, चावल और सांभर है। यहाँ चावल को मसूर की दाल व शोरवे के साथ खाया जाता है।
ये लोग मुख्यतः केले के पत्तों पर भोजन परोसते हैं तथा भोजन के साथ नारियल तथा मूंगफली चटनी मुख्य रूप से यहाँ पर खाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आता है इडली चटनी चावल और सांभर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक ही दो बहनें बी और सी हैं। एक ही दो बहनें बी और सी हैं। ए डी का पति है, बी सी का पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? देखिए, ए की दो बहनें हैं बी और सी। ए डी का पति है, ए का पति डी है, सॉरी, ए का डी पति है। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? देखिए, यहाँ ए की दो बहनें हैं बी और सी, ठीक है। ए की पत्नी हो गई डी, ए की पत्नी डी है, ठीक है। तो बी और सी की पुत्रियां डी की आंटी हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी? उनकी आंटी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? ऑप्शन है सूरजमुखी या आग या मदार का बीज या फिर आम या जेंथियम। कौन सा वायु द्वारा फैलता है भाई? देखिए, आग का पौधा जो होता है वो वायु द्वारा फैलने की संभावना उसकी होती है। इसे मदार का पौधा भी कहते हैं। ये एक औषधीय पौधा है। इसका पुष्प सफेद, छोटा, छत्तादार व रंगीन चित्तियों वाला होता है। इसके फल आम के समान होते हैं, जिसमें रुई भरी होती है, कपास होती है। इसके पत्ते बरगद के समान मोटे होते हैं। इसका प्रयोग गठिया और हड्डियों की सूजन कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आग का पौधा, जिसे मदार का पौधा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटियां बनाने की प्रक्रिया में सही क्रम में चुनाव कीजिए। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है आपके, देखिए। पहला, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंदें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। ऑप्शन 2, गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंदें, गूंदे आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। तीसरा है, आटा गूंदें, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और फिर रोटियां सेकें। चौथा है, गेहूं से आटा पीसें, गुथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, रोटियां सभी के घर में बनती हैं, क्रम आपको चुनना है। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है ये तो, है ना। जब आप दुकान से गेहूं लेंगे और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाएगी, तो रोटी बनाने का क्या क्रम होगा? सबसे पहले क्या करा जाएगा? गेहूं का आटा बनाया जाएगा, फिर एक पात्र में आटा लिया जाएगा, फिर आटा गूंदा जाएगा, गूंदे आटे के पेड़े बनाए जाएंगे और उसकी रोटियां सेकेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 2। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आया इस बार तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। ऑप्शन है आपके, ए, खाद जैव निम्नीकरण है, बी, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, सी, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, या डी, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये कूट वाला क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन यहाँ पर देखने हैं आपको, इसमें से ए या बी सही है, या फिर ए, बी और सी सही है, या बी और सी सही है, या चौथा है सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा आपका? कूट में बताइए। देखिए, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नीकरण है तथा इससे प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती और ना ही इसे मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ठीक है। पशु पक्षियों के मलमूत्र, फसल अवशेष व उद्योगों के उत्पादों आदि के विघटन से निर्मित पदार्थ को जैविक खाद कहते हैं। इसे जीवांश खाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन इस प्रकार से जाता है, ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। ए में आ जाता है जैव खाद जैव निम्नीकरण है, और बी है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, और सी, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? अगर गंगा नदी के किनारे आप बसे हुए स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। दूसरा है पटना, हैदराबाद, वाराणसी। तीसरा भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग। या चौथा है दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। राइट आंसर बताइए।
देखिए, गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करने के लिए कोलकाता, कानपुर और वाराणसी समुच्चय का चयन करना होगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि गंगा नदी किनारे पर व्यवस्थित प्रमुख नगर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही रहता है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। इसमें हैदराबाद है या पटना है, ये चीज़ें जो है आपकी दिल्ली है, ठीक है, ये दार्जिलिंग है, ये गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर नहीं हैं। ठीक है, तो कोलकाता, कानपुर और वाराणसी आपके गंगा नदी किनारे बसे हुए स्थान हैं, तो इनका भ्रमण आपको करना समुचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? युग्म सही कौन सा है बताना है आपको। गेहूं के साथ मूसला जड़, धनिया के साथ मूसला जड़, गाजर के साथ झकड़ा जड़ या बांस के साथ मूसला जड़। सही आंसर बताना है आपको, कौन सा युग्म सही है। देखिए, दिए गए युग्मों में से युग्म 2 नंबर का धनिया के साथ मूसला जड़ सही है। ठीक है, धनिया एक मूसला जड़ वाला पौधा है और जो है आपके बाकी 3 जो है गेहूं, गाजर और बांस, ये मूसला जड़ जो है, मूसला जड़ या झागड़ा जड़ वाले पौधे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि गेहूं के पौधे की जड़ अपस्थानिक प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, धनिया एक मूसला जड़ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? संबंधी, सर्प का, कछुए का और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। ऑप्शन आपके देख रहे हैं, मेढक, छिपकली, चमगादड़ या मछली। मेढक, छिपकली, चमगादड़ या मछली। छिपकली, चमगादड़, मेढक या मछली, कौन सा सर्प और कछुए और गिरगिट के निकटतम संबंधी हैं? देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सही आता है ऑप्शन नंबर 2, छिपकली। सांप, सर्प, कछुए, गिरगिट के निकटतम संबंधी, क्योंकि छिपकली कारिटा फ्लाइम का जीव है। कारिटा फ्लाइम का जीव है, तो यहाँ से सब कारिटा हैं, कारिटा के उसमें हैं, श्रेणी में आते हैं, तो छिपकली भी यहाँ पे कारिटा की श्रेणी में आती है, तो ये निकटतम संबंधी इसमें आ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला देखिए 15 नंबर का, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पेंगुइनों का एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, उनकी त्वचा मोटी है, उनके शरीर में बहुत वसा है। ऑप्शन 2, उनका शरीर धारा देखी है। ऑप्शन 3, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। या ऑप्शन 4, वे साथ साथ इकट्ठे होकर तथा चिपककर जीवित रहते हैं। कौन सा अभिलक्षणिक गुण नहीं है? नहीं है वाला बताना है। देखिए, पेंगुइन आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग नहीं बदलता, क्योंकि यह इनका विलाक्षणिक गुण नहीं है, बल्कि पेंगुइन पानी के जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित विपरीत रंगों, काले और सफेद रंग वाला पक्षी है। पेंगुइन जलीय समूह में उड़ने में असमर्थ होते हैं, जो केवल दक्षिणी गोलार्ध, विशेष रूप से अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है तथा इनकी त्वचा मोटी व उनके शरीर में अधिक वसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, पेंगुइन जो होता है तीसरा नंबर का, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, देखिए जो ऊपर का क्वेश्चन था आपका छिपकली वाला, जो कारिटा वाला था, इसमें एक चीज थोड़ी सी और आपको बता दें कि छिपकली स्वप्नमाटा जीव वैज्ञानिक गण के सरीसृप प्राणियों का एक परिवर्ती समूह है, जिसमें अंटार्कटिका के अतिरिक्त विश्व भर के प्रत्येक बड़े भूभाग से में मिलने वाली लगभग 600 जाति प्रजातियां, इसमें 600 प्रजातियां छिपकली की सम्मिलित हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त किससे परिचित कराता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं से, या गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से, या युद्ध व शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से, या स्थानों के पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने से संबंधित। आपको राइट आंसर देना है, और उसमें यहाँ पे कूट का है। कूट में आपके दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में ACD, और बी में दिया हुआ है ABD, सी में दिया हुआ है BCD, और चौथे में दिया हुआ है ABC। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता देती हूँ, क्योंकि ABCD भी आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है पहला वाला जो है वो A, C और D है।
दूसरा है ए, बी और डी, तीसरा है बी, सी और डी, चौथा है ए, बी और सी। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाला सही हो जाएगा। कूट वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, जो बोलती इमारतें गोलकुंडा के किले में एक विषय में वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं, युद्ध व शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने से परिचित कराता है। ठीक है, तो गोलकुंडा किला दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम दिशा की ओर स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। इस दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने कराया था। बाद में यह बहमनी शासकों के नियंत्रण में आ गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ए, सी और डी। तो ये क्या है, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं को भी बताता है, और सी युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में भी बताता है, और डी स्थानों की पहचान तो किसी मानचित्र को पढ़ने के बारे में भी यह बोलती इमारतें वाला गोलकुंडा किले का विषय जो वृत्तांत है वह परिचय कराता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा इस बार 17। ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, आपको बताना है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या होता है, विषय यात्रा प्रस्तुत करते हैं, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसमें इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए। अब लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, या फिर विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है, या फिर तीसरा, विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है, या चौथा, कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। आपको राइट आंसर देना है कि इसमें कौन सा ईवीएस के पार्ट का जो खत्म हो जाता है तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है। विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा, यात्रा विषय से संबंधित, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचि परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यातायात तक ही सीमित नहीं है, यात्रा का एक विषय है और चैप्टर है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है परिप्रेक्ष्य में उदाहरण सही रहेगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर ईवीएस का एक पार्ट जो खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु ये विषय यातायात तक सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचि परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण निम्न है। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों जैसे विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी होती है। उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से विद्यार्थी समय के साथ साथ ईंधन की बढ़ती मांगे व खपत तथा इनके सीमित संसाधनों एवं मूल्य वृद्धि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग कौन सा है। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग कौन सा है। ऑप्शन है आपके समझ, अनुप्रयोग, सृजन या विश्लेषण। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिया हुआ है, लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करिए जिससे हमें मालूम पड़े हमारी वीडियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। यह आपका चल रहा है ईवीएस का जो एमसीक्यू का चल रहा है, जो हमने जो फरवरी 2023 को आपका जो एग्जाम हुआ था उसका जो है ईवीएस के 30 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। 3 फरवरी को हुआ था जो एग्जाम। देखिए, पिछली जो पेपर होता है ना उसको भी आप हल करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है इस समय। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग कौन सा है। समझ है, सृजन है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, बताइए। बताइए, राइट आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार सृजन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। ठीक है, सृजन जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाता है। ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस सिद्धांत का उपयोग एजुकेशन
ट्रेनिंग एवं लर्निंग प्रोसेस के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? नंबर 1 पोर्टफोलियो द्वारा, नंबर 2 उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, नंबर 3 रूब्रिक द्वारा या फिर संचयी रिकॉर्ड द्वारा। एक ईवीएस शिक्षक का विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का व्यापक समूह क्या कहलाता है? देखिए, एक ईवीएस शिक्षक रूब्रिक द्वारा, किसके द्वारा? रूब्रिक द्वारा जो है आपका एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक एक जो स्कोरिंग गाइड है जिसका उपयोग छात्रों की निर्मित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक 2 प्रकार के होते हैं, एक समग्र रूब्रिक और एक विश्लेषणात्मक रूब्रिक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। आयशा जो है एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका है, जो अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार फिर से बता दूं। देखिए, आयशा जो एक ईवीएस की शिक्षिका है वह कक्षा 5 में अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कह रही है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहला देखिए, अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। दूसरा है चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। तीसरा है अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण करना। या चौथा है अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, फिर संप्रेषण करना। राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, आयशा कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में पहले अवलोकन होगा, फिर वर्गीकरण होगा, फिर निष्कर्ष निकालना होगा, फिर संप्रेषण करना होगा, आदि क्वेश्चनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों को उपयोग करता है वह कौन सा है? ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह कौन सा है? राइट आंसर देना है आपको, कौन सा है? ऑप्शन है आपका पहला सहयोगात्मक उपागम है, या दूसरा सम आकलित उपागम है, या तीसरा क्रियाकलाप उपागम है, या चौथा व्याख्यान संघ प्रदर्शन है। राइट आंसर बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? देखिए, ईवीएस के शिक्षण अधिगम का संकलित उपागम संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समाकलित उपागम जो होता है एकीकृत दृष्टिकोण सीखने का अनुभव बनाता है, जो एक से अधिक अनुशासन या विषय पर कॉल करता है और जिसे क्रॉस डिसिप्लिन, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आधारित सीखने के अनुभव आदि इसमें आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण के पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। जब वह बीजों को पहचानने व उनका नाम बताने को कहती है, वह शिक्षिका किस विधि का उपयोग कर रही है? ऑप्शन देखिए, समस्या समाधान का, सहयोगात्मक अधिगम का, या तीसरा प्रदर्शन का, या चौथा व्याख्यान विधि का। देखिए, यहाँ पर रमा क्या कर रही है? बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस करा रही है, बीजों को पहचानने में उनका नाम बताने को कह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, या प्रदर्शन या व्याख्यान विधि। देखिए, प्रश्न के अनुसार रमा जिस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रही है प्रदर्शन विधि में, वह प्रदर्शन विधि कहलाएगी, क्योंकि अध्यापक पाठ के विषय में व्याख्यान के साथ साथ पाठ विषय संबंधित आवश्यक सामग्री का प्रयोग करके स्वयं छात्रों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3। वह किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके वस्तु की रचना व कार्यप्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। टीना एक ईवीएस की शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन
कौन सा है जांच सूची में, ठीक है। जांच सूची के अनुसार कौन सा कथन टीना का है, इसमें देखिए ऑप्शन है आपका जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, या दूसरा जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, या तीसरा जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं, या चौथा उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। राइट आंसर बताइए कि जो ईवीएस की शिक्षिका है जांच सूची के प्रयोग के लाभ में कौन सा सही आएगा। देखिए टीना एक ईवीएस की शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग का लाभ बता रही है। जांच सूची द्वारा बच्चों की शैक्षणिक प्रगति का सटीक रूप से पता चलता है, जिसके आधार पर वह उसकी पदोन्नति संबंधित निर्णय ले सकते हैं। अतः ऐसे में टीना का कथन है कि उच्च शिक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। संवादात्मक शिक्षण का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, या फिर यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, या चौथा है शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। राइट आंसर बताना है आपका यात्रा विषय पढ़ाते समय कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि संवादात्मक है ना। यात्रा का विषय पढ़ाते समय शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। यह संवादात्मक शिक्षण का उदाहरण है। संवादात्मक शिक्षण गतिविधि को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है प्री एक्टिव चरण से पहले की प्रक्रिया, यानी कि प्रारंभिक गतिविधियां। दूसरा होता है शिक्षण जिसे कहते हैं इंटरएक्टिव चरण के दौरान की जाने वाली गतिविधियां। तीसरा होता है आपका शिक्षण अधिगम, जिसे कहते हैं पोस्ट एक्टिव चरण, जो होता है शिक्षण अधिगम के बाद की जाने वाली गतिविधियां होती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मिली एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीजें जैसे कि क्ले, डो, किताबें, वर्कशीट्स, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजन क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए मिली एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीज़ों को साझा नहीं करती है किसी भी चीज़ के लिए, तो अध्यापिका क्या करेगी, जो वह क्रियाकलाप जो है आयोजन में समस्या का सामना जो करना पड़ रहा है वो दूर हो जाए। आपको ऑप्शन मिलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1, मिली को समझाएं कि वे अपने वस्तुएं दूसरे से साझा करें, या ऑप्शन नंबर 2, अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के स्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें, या तीसरा उसके अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे, या मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। राइट आंसर बताना है आपको। देखिए प्रश्न के अनुसार मिली जो है साझा नहीं करती है, तो अध्यापिका को चाहिए वे मिली के व्यवहार का सामाजिकरण बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करें। ऐसा करने से मिली के व्यवहार में अंतर समूह अभिवृत्ति का विकास होगा। बार बार समूहों में उसे कार्य करने को दिया जाएगा तो वह चीजें जो है अपनी देना और लेना सीखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 4, मिली के व्यवहार का समाजीकरण करने के लिए विभिन्न समूह कार्य को संचालन करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक संरचनावादी उपागम का अनुगमन करता है। और प्रश्न एक बार फिर से देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है। कूट वाला प्रश्न है ये, इसमें ऑप्शन आपके 1 से 2 से या 3 सही होंगे। राइट आंसर आपको देना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं। कहानी, कविता तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके, या दूसरा है पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाना। तीसरा है संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाना, या चौथा है ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन का होना, ठीक है। तो ये कूट वाला क्वेश्चन है। कूट में क्वेश्चन में आपका जो आता है ऑप्शन है, पहला है ए और सी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है बी और डी, और चौथा है ए, बी और सी, ठीक है। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा वाला सही रहेगा। देखिए कहानी, कविता तथा वास्तविक जीवन, ठीक है। कहानी, कविता तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करना जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके तथा संदर्भ की समझ बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाना आदि सामाजिक रचनावादी उपागम
अनुगमन का उपयोग कर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा पहला वाला सही। ठीक है, तो रचनात्मक शिक्षण उपागम शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, अवस्थाओं, आस्थाओं और कौशल का प्रयोग किया जाता है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विधियां अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करती हैं। ठीक है, तो चलती हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, यह भी कूट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? ए भूमिका निभाना, बी सर्वेक्षण, ये तीसरा क्षेत्र भ्रमण, डी व्याख्यान द्वारा शिक्षण निर्देशन, या ई संवादात्मक शिक्षण। कूट वाला क्वेश्चन है, कौन सा सही है इसमें से? केवल डी, केवल ई, केवल सी या केवल बी? आपको राइट आंसर बताना है कौन सा वाला सही है इसमें। देखिए, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल डी। ठीक है, ये जो है आपका उपागम नहीं है, क्योंकि परंतु भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा संवादात्मक शिक्षण ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम है। भूमिका निभाना उपागम में अभिनयात्मक प्रकृति पर बल दिया जाता है। सर्वेक्षण में आंकड़ों के आधार पर निरीक्षण किया जाता है। क्षेत्र भ्रमण उपागम में यात्रा अन्य भ्रमण के आधार पर ईवीएस का शिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा केवल डी, व्याख्यानात्मक द्वारा शिक्षण निर्देशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। शीना दृष्टि से बाधित है, वह ईवीएस की कक्षा में बहुत रुचि लेती है। ठीक है, आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं, तो शीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, शीना दृष्टि बाधित है लेकिन वह ईवीएस की कक्षा में बहुत रुचि लेती है, तो क्या करेंगे आप? पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थी क्षेत्र भ्रमण के लिए आप उसे ले जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, कूट वाला क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर 1, उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। या ऑप्शन बी, उसके अभिभावकों को सलाह दें कि उसे जाने की अनुमति दें। ऑप्शन सी, उसकी सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी सौंपें कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। या ऑप्शन डी, 4-6 विद्यार्थियों का समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा संबंधी निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। ठीक है, तो यहाँ पर कूट वाला क्वेश्चन है। कूट है आपके, पहला ए और सी सही है, दूसरा ए और सी सही है, पहला सी और डी सही है, तीसरा केवल बी सही है, या चौथा केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, सी और डी। सी और डी दोनों सही हैं। सबसे मेन, शीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की छात्राओं कक्षाओं में बहुत रुचि ले रही है, तो आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं। शीना इसका भ्रमण करना चाहती है, तो इस स्थिति में शिक्षिका का कार्य होगा शीना को उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपें जिससे वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, और 4-6 विद्यार्थियों का समूह बनाए, प्रत्येक समूह में यात्रा संबंधित जिम्मेदारियां सौंपें। ऐसा करने से भ्रमण प्रक्रिया के उपरांत सुरक्षितता संपादित होगी। ठीक है, तो एक तो ग्रुप भी बना रहेगा, दूसरा क्या होगा, उसकी जो सखी सहेली होगी वो भी संग में होगी, तो वो उसका खासा ध्यान रखेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? ऑप्शन है आपके अवलोकन या चर्चा करना, साथ मिलकर कार्य करना, या प्रयोग करना। राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। देखिए, साथ मिलकर कार्य करना, सीखना ईवीएस में भावनात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेत है। ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साथ मिलकर कार्य करना। ठीक है, ब्लूम के अनुसार क्या होता है, सीखने के उद्देश्य 3 प्रकार के हैं। पहला संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावनात्मक उद्देश्य, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो कार्य करना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं फटाफट। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है तो वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा होता है? ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है तो वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा या रही होती है? ध्यान रखिएगा, नहीं वाला ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके, पहला सुनने का कौशल, दूसरा प्रदर्शन कौशल, तीसरा विवेचना कौशल, या चौथा समालोचनात्मक चिंतन कौशल। कौन सा कौशल नहीं प्रदर्शित हो रहा उसमें? देखिए, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा
अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, प्रदर्शन कौशल को जो है प्रदर्शित नहीं कर रहा होता है, बेहतर नहीं कर रहा होता है। प्रदर्शन कौशल का तात्पर्य है किसी कार्य को करके दिखाने की कुशलता से होता है। कोई कार्य करके दिखाने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावपूर्ण हो जाती है, लेकिन वह बच्चा क्या कर रहा है, अन्वेषी प्रश्न पूछ रहा है ना, तो वह प्रदर्शन कौशल जो है उसको बेहतर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आपके क्वेश्चन 30 पूरे होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चनों के साथ, और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए हमें, हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।